चलिए, लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ तो कौन से वो सारे एरियाज थे जिनके ऊपर सरकारों ने काम किया जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हुआ। इसी का जो आगे का एस्पेक्ट देखते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बार बन भी गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन हो भी गया है, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस को दो दिशाओं में हमने रखा। एक है कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने से फायदा क्या हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फूड सिक्योरिटी आई, सेल्फ सफिशिएंसी आई, किसान के पास पैसा आया, कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिला, पर कैपिटा इनकम राइज हुई, हंगर खत्म हुई, स्टार्वेशन खत्म हुई, पॉवर्टी खत्म हुई। तो कई सारे सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इसके आए। लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी आए। तो जब सवाल जैसे हमारे ऑप्शनल में क्या आ सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने शब्द लिखा हुआ है, 5 नंबर में मान लिया कि कॉन्सिक्वेंसेज भी आ गए, फिर हमने दोनों दिशाओं में इसको खोल देना है। 20 नंबर में सवाल आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर, डिटेल में ही आ गया, फिर तो हमने सब कुछ जो अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ ही लिखा जाएगा, राइट। तो जब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को हम देखते हैं तो इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को एक बार देखना स्टार्ट कीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जब हिंदुस्तान में आया तो मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हम लोगों के पास जो कुछ, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में इतने सारे फार्म इनपुट्स को डालना पड़ रहा था। फार्म इनपुट्स का क्या मतलब है कि वो फर्टिलाइजर ओरिएंटेड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ओरिएंटेड है, इरिगेशन फैसिलिटीज ओरिएंटेड है, तो इन सब में पैसा खर्च होना था। तो उस टाइम पे आज से 20, 25, 30 साल पहले के ऊपर, जब 60s और 70s का दौर था, तकरीबन 50 साल पहले भी, तो आप देखोगे कि किसान बहुत वेल टू डू नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। आजादी मिले अभी 10, 15, 20 साल ही हुए हैं, किसान वेल टू डू नहीं है। कुछ किसानों के पास जमीन ज्यादा है, वो वेल टू डू किसान हैं। तो इन सारे फार्म इनपुट्स को जो अफोर्डेबिलिटी है वो एक सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ जो है फार्मर ही अफोर्ड कर सकता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी तरीके से पेनिट्रेट नहीं किए थे उस टाइम पे। हम लोगों ने देखा कि आरआरबी का गठन रिसेंटली ही हुआ था 1975 के अंदर, उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हुए, ये बैंकिंग लेवल रूरल एरियाज के अंदर इन्होंने पेनिट्रेशन को बढ़ाया। लेकिन प्रायर टू दैट इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। तो उस टाइम पे जो किसान अफोर्ड कर सकते थे इनपुट को, उन किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को अपनाया और ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया। अगर एक विलेज का आप सेटअप देखिए, आप अपने ही गांव का एक सेटअप देखिए, ऑलमोस्ट गांव में सब लोगों के पास जमीन कम ही होती है। शायद गांव में कुछ 2, 4, 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा जमीन होती है, तो ज्यादा पैसा है, वही लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर पाए। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है इस ग्राउंड के ऊपर कि ये इंटर रीजनल डिस्पैरिटी लेकर आया। इंटर रीजनल, एक रीजन के अंदर है ना, इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी, एक रीजन के अंदर ही रहने वाले लोगों के बीच में डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी। जो अमीर किसान है, क्योंकि उसने फार्म इनपुट्स को अपनाया और उसके पास वो पैसा था, तो वो और अमीर हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन का सारा बेनिफिट उसको मिला। लेकिन जो गरीब किसान था, जिसके पास लैंड कम है, जिसके पास पैसा कम है, वो फार्म इनपुट को अफोर्ड नहीं कर पाया और वो नॉर्मल ढंग से ही खेती करता रहा। तो इन दोनों के बीच में एक मिसमैच क्रिएट हो गया। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम आज के टाइम के शब्दों को बोलेंगे, जो गुड गवर्नेंस में 8 मॉडल्स दिए हुए हैं कि गुड गवर्नेंस मींस ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, है ना, अलग अलग इसके पैरामीटर है, इक्विटेबल होना चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है कि इट वाज नॉट इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल नहीं था, इसमें कुछ सिलेक्टेड वर्ग ऑफ सोसाइटी को ही बेनिफिट हुआ। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करे थे, और इवन तब छोड़ो, आज की डेट में भी किसान को लोन लेना बहुत डिफिकल्ट टास्क है बैंक से, कि उसको इनपुट के लिए लोन लेना है, उसे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना, उसे एक रेगुलर लोन की जरूरत है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल लोन की जरूरत है, जिससे वो केवल फार्म इनपुट पे पैसा खर्चेगा। तो किसान के पास ये फैसिलिटी ना होने की वजह से कि आपके पास इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोर्स ऑफ क्रेडिट ठीक से अवेलेबल नहीं था उस दौर पे, जिसकी वजह से अनइंक्लूसिव हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ सिलेक्टेड लोग ही उसको इंप्लीमेंट कर पाए। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है अनइंक्लूसिव एंड इट वाज नॉट इक्विटेबल। सेकंड, इसका जो ड्रॉबैक है, मैंने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के 2 हिस्सों में ही इनिशियल स्टेज में इंप्लीमेंट किया। एक हिस्सा था वीट एरिया, जो कि टेम्परेट एरिया था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया, जहां पे प्राइमरीली वीट को इंप्लीमेंट किया गया। बाद में राइस भी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर साउथ इंडिया का कोरोमंडल कोस्ट है, जहां पे राइस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट किया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे हिंदुस्तान में यही 2 चुनिंदा जगहों पे इंप्लीमेंट किया। इसके रीजन हमने लास्ट क्लास में जाने थे। सबसे पहला रीजन था यहाँ पे फार्म रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, किसानों के पास अपनी जमीन अवेलेबल थी। फर्स्ट फैक्टर वाज की अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। सेकंड फैक्टर वाज
कि दीज आर द एरियाज विच आर हैविंग अ बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज एज कंपेयर टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये तो आपको पता ही है, ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज द्वारा ड्रेन्ड एरिया है या गंगा के ट्रिब्यूटरीज द्वारा ड्रेन्ड एरिया है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इरिगेशन फैसिलिटी, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज द इरिगेशन, वो भी यहाँ पे अवेलेबल था। सिमिलरली इन दी ईस्टर्न पार्ट, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज द कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे डेल्टास बनते हैं मल्टीपल रिवर्स के, यहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट करना सरल था। तो दो जगहों को सिलेक्ट किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। हमने क्लाइमेट पढ़ा ही है, हिंदुस्तान का सॉइल्स पढ़ी है, हमें पता है कि ये जो इंटीरियर वाला लैंड है ये तो सारा ड्राई लैंड एरिया है हिंदुस्तान का, तो यहाँ तो वैसे भी ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर से लेके, हिमाचल से लेके, उत्तराखंड से लेके और पूरे नॉर्थ ईस्ट जो हिमालय वाली बेल्ट है, यहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन पहाड़ों में नहीं हो पाया, ड्राई लैंड एरिया पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। यूपी बिहार में इंप्लीमेंट हो सकता था, वहां पे नदियां थी, बारिशें थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जो ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी में हुआ, वेस्टर्न यूपी कौन सा है, दिल्ली के पास वाला एरिया है, हरियाणा के पास वाला एरिया है, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, जो जाट बेल्ट बोलते हैं। लेकिन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वहां इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे, लोगों के पास जमीन कम थी, इसलिए वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं इंप्लीमेंट हो पाया। तो हिंदुस्तान के सिलेक्टेड, इसलिए इसको बोला जाता है, इसने इंटर रीजनल, दो रीजन के बीच की डिस्पैरिटी को बढ़ाया। अगर हम बोलते हैं कि पंजाब इज अ वेल टू डूइंग स्टेट, अगर पंजाब की व्यवस्था को देखोगे, इकोनॉमिक एपरेटस को देखोगे, तो पंजाब में किसान वेल टू डू है बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड, बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सिमिलरली इन हरियाणा ऑल्सो you will see implementation of land reforms has occurred. Similarly in the western part of Uttar Pradesh implementation of land reforms and green revolution has occurred, जिसकी वजह से यहाँ पे किसान आज से 30-40 साल के बाद यहाँ पे किसान अमीर हो गया है, पैसे वाला हो गया। तो इंटर रीजनल डिस्पैरिटी इंडिया के अंदर आई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो हमने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को बताना है, तो ये दो प्राइमरीली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। सबसे थर्ड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। एनवायरमेंट में कैसे, हिंदुस्तान में राइस ग्रोइंग एरियाज बढ़ गए हैं, पंजाब हरियाणा जैसे एरियाज हैं जो राइस के लिए नहीं बने थे, क्योंकि दीज आर द एरियाज व्हिच आर डेफिसिट इन रेनफॉल, बट बिकॉज दे आर ड्रेनिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड एक्वीफर्स को ये लोग खाली कर रहे हैं जस्ट टू इरिगेट देयर राइस। तो इन लोगों ने राइस प्लांटेशन किया। राइस आप लोगों को पता है मिथेन एमिटिंग गैस है, तो राइस ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसने ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है एनवायरमेंट को इंपैक्ट किया। सेकेंड इंपैक्ट देखो, हमने राइस को लगाया जो कि इतनी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है जिसने पूरा ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर दिया। दैट्स व्हाई हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर नाउ स्ट्रगलिंग फॉर देयर ग्राउंड वाटर, कि इनका ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, की इन्होंने वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को लगाया है उन हिस्सों में देश के जहां पे ये क्रॉप्स नहीं लगाई जानी थी। तो मींस इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट किए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किए हैं, पानी को खत्म किया है, सॉइल को। अब इन्होंने ऐसी क्रॉप्स को लगाया है, इतना हेविली क्रॉप्स को लगाया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हैज डिक्लाइंड। आप जब आप इनकी वीडियोस को देखोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है कि पिछले 10-12 साल में अब जो पीक है कि जो फर्टिलिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, इट हैज स्टैग्नेटेड। अब इससे ज्यादा फर्टिलिटी और इंक्रीज नहीं हो पा रही, प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज हो पा रही, मींस कि सॉइल के न्यूट्रिशन को हमने बहुत तेजी से एग्जॉस्ट कर दिया है। तो हम बोलते भी हैं जो मालवा बेल्ट ऑफ पंजाब है ये डेजर्टिफिकेशन की तरफ को जा रही है, कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी खत्म हो गया और सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी खत्म हो गई है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना एग्जॉस्ट किया है हमने सॉइल को। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के एनवायरमेंटल हम देखो इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं दो, इंट्रा रीजनल, इंटर रीजनल, ठीक है। सेकंड इज कि आपने एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस के बारे में लिखना है कि एनवायरमेंटल लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आपने ग्राउंड वाटर को डिप्लीट किया, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म किया और एयर लेवल पे आपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को बढ़ाया। अगर आप ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड देखोगे तो दैट फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड इज परमिएटिंग इनटू द ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर को भी खराब किया गया है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ दीज केमिकल्स। तो ये भी इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किया है, इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने का। देखो एक और चीज बताओ, देखो इंटरक्रॉप इम्बैलेंसेस आए हैं, मींस बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हिंदी में एक शब्द बोला जाता है एकल प्रणाली,
कि एकल फसल प्रणाली, एक ही फसल लगाओ। यूएसए का कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े फील्ड्स हैं, सारे फील्ड्स में कॉर्न्स लगा दो, सारे फील्ड में वीट लगा दो या सोया लगा दो, तो एक ही प्रकार की क्रॉप्स लगाओ। फायदा क्या है, एक प्रकार की क्रॉप को इरिगेट करना सिंपल है, उसमें एक ही टाइप का वीडीसाइड होगा, उसको हटाना आसान है, उसमें एक ही टाइप का फर्टिलाइजर गिरेगा, एक ही टाइप का इंसेक्टिसाइड गिरेगा। तो इस तरह से आपने यूनिफॉर्मिटी ले आए एग्रीकल्चर के अंदर। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर होता था मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है एक ही बार में कई सारी फसलें लगाई जाती थी। मिक्स्ड क्रॉपिंग का बेनिफिट क्या है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिचार्ज करता है, मल्टीपल बेनिफिट है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिचार्ज करके रखता है। एक ही टाइप का केमिकल हमेशा डिप्लीट नहीं होता सॉइल में, अगर एक ही फसल लगाओगे तो एक ही टाइप का न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा कि बैलेंस बना रहेगा सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन का, मिक्स क्रॉपिंग करोगे। दूसरी बात, कीड़ा लगना मुश्किल होता है, जितनी मिक्स्ड वैरायटी और इंडिजिनस वैरायटी की क्रॉप होगी उसमें कीड़ा कम लगेगा, क्योंकि जो इंडिजिनस वैरायटी का क्रॉप है उसने इतने टाइम के एवोल्यूशन के बाद वो उस सीड तक पहुंचा है, तो वो सीड ऑलमोस्ट इम्यून है वहां के रहने वाले सारे पेस्ट से और इंसेक्ट से। लेकिन आप बाहर से बना हुआ एक सीड हिंदुस्तान में आके लगा दोगे तो ना तो वो हिंदुस्तान की जमीन और एनवायरमेंट के लिए बना हुआ सीड है, उस पर पेस्ट अटैक ज्यादा होंगे। इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में जो खर्चा बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आपने जो फसल लगाई है उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें पानी डालो, थोड़ा सा भी ड्राउट आएगा वो फसल खराब हो जाएगी, उसमें कीड़ा लग सकता है जल्दी, उसमें पेस्ट अटैक हो जाता है जल्दी। तो आपके, क्योंकि वो हिंदुस्तान का इंडिजिनस सीड नहीं है, मोर ओवर आपने मिक्स क्रॉपिंग को जो है साइडलाइन किया और मोनोकल्चर लेकर आए, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, चाहे वो सॉइल से रिलेटेड है चाहे वो क्रॉप के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। तो ये वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेगेटिव साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रहा है, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक है इंपैक्ट की फार्मिंग जो है कैपिटल इंटेंसिव हो गई है। हिंदुस्तान में फार्मिंग पहले कैपिटल इंटेंसिव नहीं थी। आप पहाड़ों का एग्जांपल देख लो कि किसान ने अपना गेहूं उगाया, सीड को बचाया, सीड को बचाने के बाद उसने उसी सीड को नेक्स्ट फसल में यूज किया, ना कोई केमिकल डाला, गोबर डाला और थोड़ा बहुत जो है उसने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। तो इस तरह से फार्मिंग जो है पैसा खर्च नहीं करवाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको सीड अब मार्केट से लेना है, आपको उसको ज्यादा प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइजर डालना है, वो भी मार्केट से खरीदोगे, तो आप हर चीज के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो जिस दिन आप मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो किसान ने एग्रीकल्चर करने के लिए लोन लेना शुरू कर दिया। लोन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में मिल नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट के बैंक्स का पेनिट्रेशन पुअर है, तो लोन मिलता है साहूकार से, मनी लेंडर से। तो वहां से जब लोन मिलता है तो वो जो है आपको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिला, किसान को पता नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जिसकी वजह से उसके ऊपर फार्म लोन बहुत हैवी होता है। और आफ्टर द क्रॉप फेलियर एक चीज बहुत सामने निकल के आई है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, फार्मर सुसाइड। तो आपने इन सारे टॉपिक को कनेक्ट करना है। तो फार्मर सुसाइड इज बिकॉज ऑफ द फार्मिंग हैज बिकम कैपिटल इंटेंसिव। यूएस मॉडल है, कैपिटलिज्म की तरफ ले जाया गया फार्मिंग को कि आप कंपनी डिपेंडेंट कर दो फार्मिंग को, तो हर चीज कंपनी आपको बना के देगी। So this is the very very important negative impact of green revolution. The farm suicide has increased in the last few decades because of the advent of green revolution in India. Since the farming has become capital intensive here, right? तो capital intensive farming की वजह से farmer suicide। फिर आप कोट करोगे क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव हो गई, मोर ओवर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज या शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज, the MSP has been given on only selected crops because of which agroclimatic pattern has not been followed in India। कि आप कॉटन लगा रहे हो उन जगहों पे जहां बारिश नहीं है, आप राइस लगा रहे हो हिंदुस्तान के उन कोनों पे जहां पे जो है रेनफॉल डेफिसिट एरियाज है। तो मींस आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, एक शब्द क्या है, हिंदुस्तान में एग्रोक्लाइमेटिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। The agriculture should always follow the climatic conditions। एग्रीकल्चर का एक ही नियम है, तो हमने इस नियम को बदल दिया। तो एग्रोक्लाइमेटिक पैटर्न को रिवर्स करने की कोशिश है आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दीज आर द फ्यू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर है? अब हम बोलते हैं कि वे एड क्या है, अब क्या करें? तो हम कहते हैं कि यही सारे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं कहीं ना कहीं ये इंडियन फार्मिंग के चैलेंजेस भी हैं। तो अगर इसके वे एड को देखेंगे तो वे एड में देखिए कि अब क्या किया जा सकता है। तो नाउ इज द टाइम फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, हरित क्रांति फिर से आएगी, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 आएगा। अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अब हम सस्टेनेबल रेवोल्यूशन
सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे। तो सस्टेनेबल ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है कि एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट, एक नेगेटिव इंपैक्ट और भी लिख सकते हैं कि ये कुछ फसलों तक सीमित रहा। हिंदुस्तान की जो इंडिजिनस फसल है, जो बाजरा है, जो ज्वार है, जो रागी है, उसमें तो रिसर्च ही नहीं हुई। हम यूएस रिसर्च वीट को जो है रॉकफेलर फाउंडेशन रिसर्च वीट को ही उगाए जा रहे हैं, और वीट हिंदुस्तान का इंडिजिनस क्रॉप नहीं है, इट इज अ टेम्परेट क्रॉप। हमें तो ऐसा सीड चाहिए जो गर्मियों में भी लग सके। तो हमारा जो रागी है, जो ज्वार है, जो बाजरा है, इनके ऊपर हाई यील्डिंग वैरायटी या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं बना, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वी कुड सी द wheat has sidelined the other indigenous crops of India which were otherwise suited to the agroclimatic pattern of India. Moreover, according to our metabolic demand in India, the tropical people, यहाँ पे जो क्रॉप ज्यादा सुटेड है वो रागी, ज्वार, बाजरा, डेट इज द मिलेट्स विच इज मोर सुटेबल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट फंडा क्या था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये वाली जो क्रॉप्स है इनको साइडलाइन कर दिया मेन स्ट्रीम से। अब ये सारी क्रॉप्स हमारे ड्राई लैंड एरियाज में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ड्राई लैंड एरियाज में कल्टीवेट की जा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो हाईली स्विंग होती रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस, अगर आप देखोगे पल्सेस के प्राइसेस एंड अदर मिलेट्स के प्राइसेस, दे आर नाउ मोर देन 100 प्लस, बिकॉज क्योंकि इनकी सर्टेनिटी नहीं है, प्रोडक्शन कम है और कंजप्शन बहुत हाई है इंडिया के अंदर। तो मींस ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि नाउ अगर इसको ठीक करना है, नाउ इट शुड बी रेप्लिकेटेड टू अदर क्रॉप्स एज वेल जो इंडिया में कंज्यूम की जा रही है, लाइक पल्सेस, लाइक अदर मिलेट्स, लाइक अदर सीरियल्स, उनमें भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। क्लियर? उसके अलावा अभी तक हमने बोला था कि दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट इंक्लूसिव। नाउ इज द टाइम वी शुड मेक ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 इंक्लूसिव। उन लोगों तक भी ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंचाया जाए, उन लोगों तक भी खेती के बेनिफिट को पहुंचाया जाए जो लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी हैं। जैसे हमने इसके एग्जांपल भी दोगे आप यहाँ पे, जैसे हमने किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन लाके दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने कई सारे काम किए हैं। अगर आप देखोगे क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम, आप यहाँ पे ये सारी बातें लिख रही हैं। नाउ द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन पुट अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आई विल एक्सपेक्ट कि इकोनॉमी आपको आता हो, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर है, और बैंक्स को इस चीज के लिए बाध्य किया गया है कि आपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोनिंग प्रोवाइड करनी है और किसानों को लोन देना है, अदरवाइज किसानों को लोन नहीं दिया जाता था। तो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया। दूसरा है जन धन अकाउंट योजना क्रिएट की गई है, वो इसलिए है ताकि हर किसी के खाते खुले, खाते खुलेंगे तो सेविंग हैबिट भी आएंगी और उसको लोन लेना भी सरल रहेगा। तो जन धन अकाउंट योजना खोली है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है। तो मींस अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को इंक्लूसिव बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा उन लोगों को जिनको लोन की जरूरत है। अगर इसको इंक्लूसिव बनाना, तरीके बहुत सारे इंक्लूसिव के, इंक्लूसिव बनाना है ग्रीन रेवोल्यूशन को, तो हिंदुस्तान के अंदर दो शब्द मैंने बोले थे, कोऑपरेटिव फार्मिंग करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग हमने जीएस में भी पढ़ा है, नहीं आप लोगों को आइडिया है तो उसके ऊपर नेट पे डिटेल में पढ़ लो, अमूल, वेर का ये सारे मॉडल हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट सनशाइन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है या बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, वो लोग अपने पैसे, लैंड एंड लेबर को पूल करके अपने सामर्थ्य को पुश करते हैं और अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं। तो cooperative farming is yet another important dimension of inclusiveness for inclusiveness in agriculture। तो ये एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देगा अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाए। तो इंक्लूसिव नहीं था, इंक्लूसिव करना चाहिए, रास्ते कहीं सारे हैं, राइट? तो दिस इज द वन वे, दिस इज द अनदर वे। मोर ओवर, अगर आज का किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो भी वो इंक्लूसिव हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि कॉर्पोरेट बना के सारे लैंड को पूल किया जाए और किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करना जरूरी है ताकि उसको एक अपनी फिक्स्ड मार्केट भी मिल जाए, राइट? तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन को हम इंक्लूसिव बना सकते हैं। इसको इंक्लूसिव बना सकते हैं महिलाओं को लेकर, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में अभी तक हम देखते थे कि मैक्सिमम इंडियन एग्रीकल्चर इज पुरुष प्रधान एग्रीकल्चर है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम विमेन को भी एग्रीकल्चर के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के साथ एंगेज कर सकते हैं, राइट? तो दिस विल बी द ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0। अनदर वन इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एवरग्रीन एग्रीकल्चर। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री
परंपरागत कृषि विकास योजना, दैट इज गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन ऑल। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आपके GS3 में भी हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़े हैं ज्योग्राफी के अंदर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने फर्टिलाइजर अपना यूज करना है, आपने सीड्स अपने यूज करने हैं, आपने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अपने ही यूज करने हैं, मींस केमिकल्स को नहीं यूज करना है या एग्रीकल्चर को कैपिटल इंटेंसिव नहीं बनाना। दो फायदे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, एक तो आपने कैपिटल इंटेंसिव नहीं बनाया एग्रीकल्चर को, तो किसान को किसी भी चीज के लिए लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि इसके अंदर आप प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं कर रहे। तो एग्रीकल्चर हैज टू बी सस्टेनेबल, हम सस्टेनेबल शब्द की बात कर रहे हैं आज की डेट में। तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल तब होगा एनवायरमेंटली एंड इकोनॉमिकली जब आप उसको इस तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे। तो मींस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें टिल्ट डालना पड़ेगा। तो वैल्यू बेस्ड एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसमें एक और डायमेंशन है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर काम करना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के दोनों ही पार्ट हैं, research and that research has to reach the farmer as well. So we are supposed to bridge the gap between lab to farm, lab to farm को कनेक्ट करो, और जिसकी वजह से कि नई नई जितनी भी रिसर्च होती है, इसलिए बोला जाता है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो इन एग्रीकल्चर। तो वी आर सपोज टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्मेट ऑफ रिसर्च आपको बहुत ज्यादा करनी है एग्रीकल्चर में। अगर उसी रिसर्च का फायदा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में कभी आया था तो रिसर्च की वजह से आया था। अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन शुड एक्सटेंडेड टू अनदर क्रॉप, अदर क्रॉप्स आल्सो, तो हमें R&D इसमें करनी पड़ेगी और उस R&D को किसान तक भी पहुंचाना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पे काम करना है। The another challenge for agriculture in this scenario is the agriculture has to be climate resilient. Climate resilient means कि with the passage of time we are observing कि climate change हो रहा है। क्योंकि climate change हो रहा है तो आप देखोगे कि the rainfall has become erratic. There is a increase in global temperature. तो in that very particular case, certain crops could not be cultivated in the environmental conditions of India. तो मींस अब आपकी बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में नहीं उगेंगी क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, रेनफॉल की भी प्रेडिक्टेबिलिटी चेंज हो गई है, रेनफॉल के सीजन और उनकी इरेटिकनेस दोनों ही बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे केस में आपने उन क्रॉप्स के ऊपर निर्भर करना है या एग्रीकल्चर को उस दिशा में ले जाना है कि वो कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। तो मींस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में एक और पार्ट है, यहाँ पे एक और था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कि अच्छा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पानी की खपत को बहुत बढ़ाया है। इन इंडिया द इरिगेशन इज इन द फॉर्मेट ऑफ फ्लड इरिगेशन। हम कैसे खेतों को पानी देते हैं कि हम खेत के एक कोने में इतना सारा पानी डाल देते हैं और पूरे फील्ड को पानी से भर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी इनएफिशिएंट टेक्निक ऑफ इरिगेशन। हमने इजराइल के साथ टाई अप किए ताकि हम उनकी इरिगेशन टेक्निक्स को सीखें, क्योंकि इजराइल ने इतनी ज्यादा फूड प्रोडक्शन करी बीइंग अ डेजर्ट नेशन। तो मींस उन्होंने वाटर के ऊपर, इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर बहुत काम किया, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर काम किया, उन्होंने पानी के एक एक बूंद को बचाने का काम किया। तो सिमिलर टेक्निक्स आर सपोज टू बी अडॉप्टेड इन इंडिया आल्सो, क्योंकि इंडिया इज अ नेशन जहां पे पानी स्कार्स होता जा रहा है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। इन फ्यूचर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए यू नीड मोर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। To increase the production and productivity, we need a lot of water. तो मींस अब जिस तरीके से हम इरिगेशन कर रहे हैं उसको और ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरीके से जो है पानी हमारा खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ वाटर, चाहे वो ग्राउंड वाटर एक्विफर खत्म होना है या सरफेस वाटर का श्रिंक होना है। तो मींस अब हमें वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के ऊपर इरिगेशन करना है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर जो काम करेंगे, ये बड़ा पॉइंट है। तो ये जो मैंने बताया ये 6-7 पेजेस के पॉइंट हैं। तो इस तरीके से आपके नोट्स में ये दिए हुए हैं, आपने इसमें अपना मसाला जरूर डालना है। तो ये कंटेंट आपने इंटरनलाइज और अपना कैसे बनाओगे, जब आप इसमें अपना पढ़ा हुआ जितना भी आप नेट से पढ़ोगे, अखबारों से पढ़ोगे, सब कुछ इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो और एक एक पॉइंट के ऊपर काफी कुछ लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। तो योर एग्रीकल्चर शुड बी क्लाइमेट रेजिलिएंट। क्लाइमेट के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और पानी घट रहा है, तो इरिगेशन के ऊपर हमने इसमें लिखना है। क्लियर। लास्ट पार्ट इज, अभी तक हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चर है उसमें मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारा मार्केट सिस्टम, एपीएमसी जिसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है पैन इंडिया लेवल पे, जिसकी वजह से किसान को फायदा नहीं हो रहा एग्रीकल्चर का।
तो मींस मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो नैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट है। तो हमें एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का एक और एग्जांपल है, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेनी थिंग, चाहे व्हीट है, चाहे राइस है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट, yet we are the second largest producer of all these things, yet we do not decide the global rate list of all these products, कि ग्लोबल लेवल पे व्हीट का क्या प्राइस होना चाहिए, राइस का क्या प्राइस होना चाहिए, हमारा से नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की भी खामी रही, गवर्नमेंट वीक है इंटरनेशनल लेवल पे। सेकेंडली कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं रेदर देन एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अवर एग्रीकल्चर शुड बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट के साथ लिंक करो ताकि प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर अब जाके इंक्रीज हो जाए। ऑलराइट, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के यही कुछ एक दिशा निर्देश हैं कि आपने इन सारे एरियाज में काम करना है, जिससे किसान की प्रॉस्पेरिटी बढ़े, देश के अंदर फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आए। और अदर क्रॉप्स के अंदर ये भी लिखेंगे आप, अभी तक हॉर्टिकल्चर साइडलाइन की गई है, हमने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पे बहुत काम नहीं किया, हॉर्टिकल्चर रिसर्च के ऊपर काम नहीं किया। हॉर्टिकल्चर एक डिफरेंट एवेन्यूज है जिससे देश में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आएगी और किसान के लिए कहीं ना कहीं जो है इनकम का भी ज्यादा बड़ा स्रोत आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम शुड बी एक्सटेंडेड टू अनदर पार्ट को एड्रेस करेंगे। राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन की और क्या क्या किया जा सकता है। ये एक नए प्रकार का सवाल है, ये अभी तक आया नहीं है, अब इसी दिशा में सवाल आएंगे, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वो वाले सवाल तो अब खत्म हो चुके हैं। राइट, चलिए जी। अच्छा, अभी ये तो सारा हमने पढ़ ही लिया था, चैलेंजेस ऑफ, अच्छा चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है ना, हमने इसमें से काफी कुछ चीजें डिस्कस कर ली थी। चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जब हम सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर को डिस्कस कर रहे थे, इसी में से कुछ एक एरियाज को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते, क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर के चैलेंजेस हमें देखने पड़े तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन से ओवरलैप भी करेंगे, काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। एक चैलेंज है कि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग और फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड। साइज ऑफ लैंड होल्डिंग देखिए, जब हिंदुस्तान में आजादी मिली तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर लैंडलेस लेबर्स बहुत ज्यादा थे और किसानों के पास अपनी जमीन नहीं थी। हमने लैंड रिफॉर्म्स की, किसानों के लिए लैंड बैंक्स क्रिएट किए गए, लैंड पूल क्रिएट किया गया और वितरण किया जमीन का। तो वो ऐसा दौर था 50s और 60s में जिसमें किसानों के पास अपनी जमीन थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप 50 to 71 देखोगे, दैट वाज द एरा ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से एक्सपेंड करी। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली बार ऐसा हुआ कि लैंड जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। लैंड पहले गवर्नमेंट की होती थी, बहुत पहले का टाइम में जब किंग इज गवर्नमेंट की होती थी, और उसके बाद लैंड जमींदार की होती थी। पहली बार हिंदुस्तान में जमीन के राइट्स एक किसान को दिए गए। वो हेरिडिटरी राइट्स पहली बार मिला कि बाप की जमीन बेटे तक जा सकती है, अदरवाइज लैंड बिलोंग्स टू किंग, उस पर खेती करके इसलिए किसान ऋण देता था क्योंकि लैंड बिलोंग्स टू किंग। लेकिन अब लैंड के जो राइट्स हैं वो किसान के पास आ चुके हैं। फैमिली बढ़ती गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता गया। मान लो 10 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को मिली, उसके 3 बच्चे थे, अगली जनरेशन में हर बच्चे के पास 3 एकड़ जमीन नहीं, उन तीनों बच्चों के 2-2 बच्चे थे, तो उसके बाद वाली जनरेशन में वो जो जमीन है वो 1.5 एकड़ रह गई एक एक व्यक्ति के पास, जो कि 10 एकड़ से शुरू हुई थी। तो मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम द लैंड होल्डिंग हैज बिकम अनइकोनॉमिकल। तो दिस इज द मेजर हिकअप फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर कि दी 46% ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज वेरी लो, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 50% ऑफ इंडियन फार्मर होल्ड्स लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, 20 रेस्ट ऑफ अनदर 20% होल्ड्स 1 to 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर तो सस्टेनेबल कभी नहीं होता, वो तो एक परिवार के गुजारे के लिए भी कम पड़ता है। तो 70% ऑफ अवर फार्मर होल्ड्स लेस देन 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो कि बड़ा फिगर है। इसलिए इंडियन में फार्मर्स गरीब है। द लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल, अनइकोनॉमिकल। ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम द लैंड हैज बीन फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस पार्ट्स, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन भी हो गई। कंसोलिडेट होता तो भी एग्रीकल्चर करना सरल था। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद इंडियन एग्रीकल्चर, द अनइकोनॉमिकल होल्डिंग ऑफ लैंड साइट्स। राइट, इसमें डेटा के साथ आप चीजों को बताओगे। दूसरी बात है कि एक तो लैंड नहीं है, दूसरा किसान गरीब है, जिसकी वजह से अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, फार्म इनपुट पे पैसा नहीं खर्च पाएगा। और किसान गरीब क्यों है, क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी है, लैंड होल्डिंग छोटी है क्योंकि किसान गरीब है। तो इट्स अ विशियस सर्कल।
कि पॉवर्टी और लैंड होल्डिंग विल गो हैंड इन हैंड, जिसकी वजह से किसान पुअर है, जिसकी वजह से वो फार्म इनपुट को अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट। द थर्ड चैलेंज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज कि ऑल्दो वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, ये पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का भी आ जाएगा आपका नेगेटिव चैलेंजेस, कि हमने सॉइल की फर्टिलिटी को खराब किया है, उसके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस को खराब किया है। द न्यूट्रिशनल बैलेंस व्हिच वाज रिक्वायर्ड इज 4:2:1, दैट इज द एनपीके रेशियो हैज टू बी लाइक दिस, लेकिन आज की डेट में हमारा एनपीके रेशियो क्या चल रहा है, 8:3:1, जो कि काफी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया है। तो मींस एनपीके रेशियो आपने ठीक ही रखना था। एनपीके रेशियो ठीक ना होने से मींस इंडिया के अंदर ओवर यूज ऑफ यूरिया है। यूरिया का ओवर यूज क्यों है, क्योंकि यूरिया इंडिजिनियसली क्रिएटेड है, हमारी जो है फर्टिलाइजर प्लांट्स में मैक्सिमम यूरिया क्रिएट किया जाता है। पोटेशियम एंड फास्फोरस हम लोग मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इनके प्राइसेस ज्यादा हैं, किसान कैन नॉट अफोर्ड दीज फर्टिलाइजर्स, तो वो इन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखोगे सॉइल में अगर आप एक ही प्रकार का फर्टिलाइजर रिचार्ज कर रहे हो तो बाकी के न्यूट्रिशन डिप्लीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। तो ये डिग्रेडेशन क्या है, ये एंथ्रोपोजेनिक इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है। तो मींस इम्बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर हिंदुस्तान में किया जा रहा है। कारण है दो, एक तो जो फर्टिलाइजर है उनके प्राइसेस अलग अलग हैं, दूसरा कि एक अवेयरनेस को लेके या एजुकेशन को लेके किसान को एजुकेशन नहीं है, थर्ड कि हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रिसर्च फैसिलिटीज जो हैं पेनिट्रेट नहीं करी है। इसी को हमने ठीक करने के लिए अगर आपको ध्यान होगा एक स्कीम निकाली, सॉइल हेल्थ कार्ड, तो हर चीज के लिए कोई ना कोई स्कीम हमने निकाली है। तो अगर किसान के पास लैंड होल्डिंग स्मॉल है, पॉवर्टी है, तो इसका क्या वे आउट है, हर चीज का वे आउट भी आपने लिखना है। इसका वे आउट है कि वो जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग करे, इसका एक ही वे आउट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करे। तो एसएचजी जो आप गवर्नेंस में पढ़ते हैं वो इसी के साथ लिंक हो जाएगा, राइट। नंबर फोर्थ इज कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है एग्रीकल्चर को लेके। जब हम वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टीलैटिट्यूड वर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेके हो, ट्रांसपोर्ट मींस कि खेतों की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर है, खेतों तक जो है रेलवे लाइन नहीं है, रोड नहीं है, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी ऑब्जेक्टिव से बनाई थी कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाएगा। तो मींस ट्रांसपोर्टेशन को लेके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, रेफ्रिजरेटेड वैन्स नहीं है, पहले तो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से मैंने एग्जांपल भी दिया था यूएसए के साथ कि यूएसए में ट्रक एक रात में 800 किलोमीटर ट्रेवल करता है एक दिन के अंदर। इंडिया के अंदर एक ट्रक पूरे दिन में 200 से 250 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कारण दो हैं, एक तो रोड बहुत पतली है, सकरी है, कम है, नेशनल हाईवेज की कमी है, ट्रक्स बहुत बड़े और अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान उठाना पड़ता है कि उसको मार्केट नजदीक ही ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि ट्रक एक रात में बहुत दूर नहीं जा सकता। तो मींस आपकी मार्केट लिमिट हो जाती है अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा ना हो, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा ना हो, कनेक्टिविटी पुअर हो। तो हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको मैंने एक बार एग्जांपल भी दिया था, दीज आर कंसिडर्ड एज द इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक। बॉटलनेक को कैसे कहते हैं, इफ दिस इज अ बॉटल तो इस बॉटल का नेक काफी ज्यादा नैरो होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक का खामियाजा एग्रीकल्चर को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और फैसिलिटी है एनर्जी की फैसिलिटी, कि किसान के पास अगर एनर्जी अवेलेबल हो तो वो प्रोडक्शन पे ज्यादा काम कर सकता है। एनर्जी उसको हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए, एनर्जी उसको पानी को बाहर निकालने के लिए चाहिए ग्राउंड वाटर से, या कहीं से पानी को पंप आउट करने के लिए चाहिए। तो एनर्जी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और इंडिया में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन अभी भी उतना ज्यादा अच्छा कारगर नहीं हो पाया है, राइट। तो इसलिए इट इज येट अनदर चैलेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटी वाइज, इरिगेशन फैसिलिटी वाइज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम नहीं हुआ है। इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे अभी भी लिम्बो में ही हैं, कि उनको इनिशिएट किया गया तो खत्म नहीं किया गया, बना दिया गया तो फील्ड्स तक नहीं पहुंचाया गया। तो इस तरीके से हम देखते हो, इसका एक स्कीम भी निकाली है, ये सारी स्कीम है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर हो गई स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन को देख के, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट उठाए हैं, लोन उठाया है, वर्ल्ड बैंक से है चाहे सेंट्रल बैंक से है, लोन उठाकर उन्होंने इरिगेशन के प्रोजेक्ट को इनिशिएट तो किया, इंप्लीमेंट कोई भी नहीं हुआ, खाली चैनल बना के छोड़ दिए हैं, उनमें पानी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि और थोड़ा पैसा ले लो, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एटलीस्ट इस प्रोजेक्ट को खत्म करो और किसानों को पानी पहुंचाओ, क्योंकि इससे रूरल पॉवर्टी कनेक्टेड है। तो अगर किसी भी स्टेट का किसान पुअर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लैक ऑफ इनिशिएटिव और पुअर विजन, क्योंकि स्टेट एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर के लिए जो भी स्कीम बनानी है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है प्राइमरली।
ऑलराइट, तो उन्होंने वो स्कीम बनानी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इरिगेशन के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आप इंडिया में डेटा यहां पे कोट करोगे तो स्टिल 45% ऑफ इंडियन एरिया इज अंडर इरिगेशन, रेस्ट ऑफ द 50 और 55% इज स्टिल आउट ऑफ द इरिगेशन बेनिफिट, जिसकी वजह से वो साल में एक ही बार क्रॉप लगाते हैं। इरिगेशन होगा तो आप साल में 2 से 3 बार क्रॉप लगाओगे। हर चीज को कनेक्ट करो। इरिगेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्टिविटी एंड द क्रॉप इंटेंसिटी. Crop intensity is going to increase if you are going to provide regular source of irrigation. In India, since we are lacking in the regular source of irrigation, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी घट जाती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। पूरे साल में एक ही क्रॉप किसान लगाता है। अगर किसान पूरे साल में एक क्रॉप लगाएगा तो ही और शी इज बाउंड टू बी पुअर, राइट। तो मींस इरिगेशन इसलिए जरूरी है, इरिगेशन इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द फूड सिक्योरिटी एंड द पॉवर्टी ऑफ द फार्मर। तो उसकी पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ सकती है जब वो इरिगेशन देगा। तो इरिगेशन इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग पुअर इरिगेशन फैसिलिटी, पर्टिकुलरली द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो यहां पे आप जो है इस तरीके से आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टोरेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज है, चाहे वो गोडाउन्स है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप दोगे स्टोरेज की, तो किसान ज्यादा समय तक अपने अनाज को बचा के रख सकता है, संभाल के रख सकता है, जिससे उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा हाई रहेगी। सिंस किसान इज ग्रोइंग द पेरिशेबल प्रोडक्ट, उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा कम रहती है, बिकॉज ही और शी इज सपोज टू सेल हिज और हर प्रोडक्ट विद इन 1 और 2 days, पर्टिकुलरली इफ इट इज अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। अगर वो ग्रेन भी है, सीरियल भी है, तो उसकी भी शेल लाइफ लिमिटेड ही है, अगर उसके पास गोडाउन फैसिलिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट को हेविली जो है, इसी में बोला जाता है, इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, पैन इंडिया लेवल पे गोडाउन फैसिलिटी पे बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं अब ये पीपीपी लेवल पे ही इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि किसान गवर्नमेंट के पास ना तो उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, ना गवर्नमेंट के पास वो पैसा है कि पूरे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पे रिफॉर्म्स लाए जा सके, राइट। इसी के अंदर है कोल्ड स्टोरेज की बात करें। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि रूरल एरियाज में आप बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाइए, आप कैपिटल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन कीजिए, ताकि किसान तक जो है बैंक पहुंच पाए, कैपिटल इन्फ्यूज किया जा सके एग्रीकल्चर के अंदर। तो इस चीज को लेके भी इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाईली मिसिंग इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, राइट। इसी के लिए आपने एक एम एस स्वामीनाथन की नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बना था 2002 के अंदर। उनकी रिपोर्ट्स को पढ़ना है, उन्होंने बहुत सारी फाइंडिंग करी है, नोट्स में मैंने आपको दिया हुआ है। बहुत सारी फाइंडिंग है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है, बहुत सारे सुझाव दिए हैं, वो सब आज के लेवल पे इंप्लीमेंट होंगे। मोर ओवर इन एग्रीकल्चर यू विल गेट टू सी कि हर हफ्ते 2 से 3 ट्रिब्यून में तो बहुत एग्रीकल्चर आता है, 2 से 3 न्यूज एग्रीकल्चर के ऊपर रहती है। सब इसी के आसपास है जो हमने बातें करी कि चैलेंजेस हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 है, सस्टेनेबिलिटी की बात है, उसके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इन सारी चीजों के ऊपर ही आर्टिकल आते हैं। इन आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो है जीएस और ऑप्शनल दोनों में काम आता है, और एक ऐसे आसपास एग्रीकल्चर के जरूर आता है, राइट। तो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है। अनदर चैलेंज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर इज कि अवर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मैंने बताया हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बहुत कम है। कारण है उसका क्या है, पुअर इरिगेशन, क्योंकि हमने इरिगेशन के ऊपर काम नहीं किया। तो इसी का वे एड क्या बताओगे कि हम इरिगेशन के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स AIBP स्कीम है, बाकी बहुत सारी स्कीम है, आपको मैं स्कीम का एक अलग डॉक्यूमेंट दे दूंगा एग्रीकल्चर का, जिससे आप कोट कर पाओगे कि क्या क्या किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये सारी स्कीम के साथ साथ आपने ये बताना है कि इरिगेशन के साथ साथ इफेक्टिवनेस ऑफ इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टुडे सिनेरियो, क्योंकि आपने क्लाइमेट का भी ध्यान में रखना है, एनवायरनमेंट का और इकोलॉजी का भी ध्यान में रखना है। तो इससे आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ सकती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मैंने पहले ही बताया था, डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द पॉवर्टी ऑफ फार्मर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, प्रोडक्टिविटी हिंदुस्तान में कम है, पूरे वर्ल्ड के डेटा को कोट करते हुए बताओगे, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स को बहुत अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, और इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि इन फ्यूचर आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रही है एंड एग्रीकल्चर एरिया श्रिंक हो रहा है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर लैंड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेटलमेंट, घर गृहस्थी बसाने के लिए, गांव से शहर बसाने के लिए, इंडस्ट्रीज बसाने के लिए धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड डाइवर्ट किया जा रहा है, और हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर लैंड श्रिंक हो रहा है। तो मींस लैंड श्रिंक हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो आपको काम किसके ऊपर करना है, कम बचे हुए लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन करनी है। तो मींस यू आर सपोज टू वर्क ऑन दी प्रोडक्टिविटी पार्ट। तो प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा बढ़ाओगे
उतने ज्यादा आप उस करंट पॉपुलेशन को खाना खिला पाओगे। तो दिस इज द थिंग कि अभी भी सेल्फ रिलायंट के इशू हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज श्रिंकिंग। तो अगर वो श्रिंक हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सॉइल डिग्रेड हो रही है, तो उसको रिचार्ज करने का काम कीजिए, राइट। एक और एग्रीकल्चर का चैलेंज है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एग्रीकल्चर रिसर्च पे बहुत काम करने की जरूरत है। मल्टीपल एस्पेक्ट हैं रिसर्च के, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो फिशिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर R&D है, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, तो सारे पार्ट पे एग्रीकल्चर पे रिसर्च करने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा है कि एग्रीकल्चर को आप इसमें डेटा कोड करोगे पिछले 4-5 साल का, और 91 के बियॉन्ड भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द इन्वेस्टमेंट अंडर एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं आ रही एंड स्टैग्नेशन हो गया एग्रीकल्चर का जीडीपी में। क्योंकि स्टैग्नेशन हो गया, जनसंख्या भी एग्रीकल्चर कर रही, तो वो पैसा नहीं कमा पा रही, बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज वेरी पुअर, जिसकी वजह से किसान गरीब हो रहा है, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट कोई भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं कर रही। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करेगी, इन फ्यूचर उससे कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोथ नहीं हो पाती, राइट। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। तो इसमें आप डेटा कोड करोगे हिंदुस्तान के उन एरियाज के लिए जहां पे सॉइल इरोड हो रही है और एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से डिग्रेड भी हो रही है। तो हमने उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहां पे सॉइल डिग्रेड हो रही है, पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे हमने इतना इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया विदाउट रिचार्जिंग दी न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। एक तो न्यूट्रिशनल बैलेंस खराब किया, ऊपर से उतना रिचार्ज भी नहीं किया, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम अब हमें होराइजन पे दिखाई दे रही है। तो इट इज येट अनदर एवेन्यूज, येट अनदर चैलेंज जो एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा एक चैलेंज है, मैंने पहले भी बताया था, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एग्रीकल्चर में हमें प्रोडक्शन भी कम देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली टेम्परेट क्रॉप्स की। हम एग्जांपल कोट करेंगे साल लेमन का, हम एग्जांपल क्रॉप कोट करेंगे वीट का, कि क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया है, अचानक से टेम्परेचर चेंज हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेट क्रॉप पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो धीरे धीरे इंडिया से ये टेम्परेट क्रॉप, अगर आप हिमाचल में भी देखेंगे एप्पल बेल्ट पुश हुई है ऊपर की तरफ को, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। तो क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे कोट करेंगे, इंडिया के लोकलाइज्ड एग्जाम्पल। देखो ऑप्शनल में एक चीज बता देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, आपकी केस स्टडी ही आपके आंसर को अच्छा बनाती है। तो जितनी ज्यादा केस स्टडी, जितना ज्यादा अखबार पढ़ोगे, अखबार में केस स्टडी का मतलब है कि एग्जाम्पल्स आएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे पैन इंडिया लेवल के। जितने अच्छे एग्जाम्पल्स आप कोट करोगे उतना अच्छा आपका आंसर होगा, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो जीएस है चाहे वो ऑप्शनल है। तो केस स्टडी आपके आंसर को ब्यूटीफुल बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। तो केस स्टडी के ऊपर काम कीजिए। लास्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने पहले भी कई बार बताया, मार्केटिंग चैलेंज। मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे जो है आर्टिकल्स आते हैं, चाहे वो बहुत सारी मार्केटिंग की एजेंसीज हैं जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को खरीदती हैं, आगे बेचती हैं। तो मार्केटिंग के ऊपर जरूर पढ़ लीजिए, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो एग्रीकल्चर के चैलेंजेस की तरह सामने आए हैं। तो अगर कुछ भी काम करना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए क्या किया जाए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां है। तो ये प्रॉब्लम के साथ ही आप उसके सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे, राइट। तो एग्रीकल्चर को आपने जो है बड़े होराइजन की तरह पढ़ना है, और बहुत ज्यादा केस स्टडी वाली जो बात मैंने बोली, करंट के साथ ही कोट करना है। तो जितने ज्यादा करंट डेटा एंड लोकलाइज्ड एग्जांपल जितने ज्यादा कोट करोगे, उतनी ज्यादा मार्क्स को गेन करोगे, राइट। तो हियर वी आर डन विद द एग्रीकल्चर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि दो टॉपिक है, 100% इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आनी है। तीन टॉपिक, ग्रीन रेवोल्यूशन है, चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर है, थर्ड इज 4 क्रॉप्स दे रखी है, उनके ऊपर से क्वेश्चन आएगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्रॉप्स को भी इसी तरीके से देखना, उस क्रॉप के चैलेंजेस क्या क्या है, मार्केटिंग चैलेंज क्या है, प्रोडक्शन का चैलेंज क्या है, लिंकेजेस इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेजेस कैसी हैं, है ना, हिस्टोरिक चैलेंजेस क्या है, क्लाइमेट के साथ करंट चैलेंजेस, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट के साथ क्या है, पॉलिसी लेवल पे क्या चैलेंजेस है। तो इस तरह से उन 4 क्रॉप्स को भी तैयार करना, 100% इससे क्वेश्चन आने ही आना है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये एग्रीकल्चर, राइट। तो यहां पे एग्रीकल्चर को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमने जो है हिमाचल, क्योंकि हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए इंडियन एग्रीकल्चर में, अब हिमाचल की ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।